हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पेपर 2 का सेक्शन सी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स जो है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 से, जो हमसे कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हमें दिया है, पॉलिनोमियल जो दिया है सॉरी, वो हमें दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, अब हमें इसके क्या जीरोस निकालने हैं। पर अगर हम पॉलिनोमियल को ध्यान से देखें तो इसमें कोई इसका मिडल टर्म नहीं है। ठीक है, मिडल टर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे, फॉर जीरोस, जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर जीरोस टेक पी ऑफ टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि मेरे को जीरोस निकालने हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो। अब देखो, टी स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ टी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस मैं 15 को लिख रहा हूँ रूट 15 का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 15 बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो वो रूट 15 में आएगा, तो रूट 15 का स्क्वायर। अब यहां देखो एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो मैं यहां से लिख सकता हूं टी माइनस रूट 15, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, देखो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सिमिलरली यहां हो जाएगा टी माइनस रूट 15 और एक जीरो हो जाएगा टी प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो। यानी यहां से टी माइनस रूट 15 जीरो के बराबर या टी प्लस रूट 15 जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये टी हो गया रूट 15, क्योंकि माइनस रूट 15 राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा माइनस रूट 15। ठीक, अब एक जीरो को हम ले लेंगे अल्फा और एक को ले लेंगे हम बीटा, क्योंकि आगे हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोस और कोएफिशिएंट्स का। तो सबसे पहले हम उसमें क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो होता है माइनस बी बाई ए। उसके पहले काम करेंगे, सम ऑफ जीरोस जो है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, तो हम यहां से दोनों को ऐड करेंगे। अल्फा इज रूट 15 प्लस बीटा इज माइनस रूट 15। दिस कम्स आउट टू बी जीरो, क्योंकि रूट 15 माइनस रूट 15 क्या हो जाएगा, जीरो। ये होता है माइनस बी बाई ए। अब अगर यहां देखें हम, ये जो पॉलिनोमियल दिया है, यहाँ पे कोई भी टर्म टी के साथ नहीं है, टी के साथ टर्म नहीं है, टी स्क्वायर है और एक कांस्टेंट है, तो टी के साथ कोई टर्म नहीं है, यानी वो जीरो अपॉन वन इक्वल टू जीरो। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। सिमिलरली अब हम वेरीफाई करवाएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15। तो देखो रूट 15 इंटू रूट 15 तो हो जाएगा 15। ठीक है, प्लस माइनस आ गया माइनस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा क्या होता है, सी बाय ए। अब सी की अगर हम बात करें तो देखो क्या है, माइनस 15। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 15 अपॉन में वन इक्वल टू माइनस 15, यानी हेंस वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो देखो क्या दिया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p of x equal to 6x square minus 17x plus 12, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या होंगे, वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्मूला हमें जानते हैं क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हम यानी क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा निकाल के यहाँ वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, देखो कैसे, अगर ये पॉलिनोमियल की मैं बात करूं तो क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 12। ठीक है, हम इसको तोड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। ठीक है, या फैक्टराइजेशन मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक, तो 6 इंटू 12, 72 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करने पे बेटा 72 आए और प्लस करने पे 13 आए,
तो वो क्या होंगे, 9 8 जा होंगे, तो ये 9x, ये 8x, ये माइनस यहाँ पे माइनस प्लस होगा माइनस। अब इन पहले दो टर्म्स में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3x, तो बचा क्या हमारे पास 2x-3, सेम यहाँ लिख देंगे 2x-3, कॉमन देखो क्या आया -4, तो एक ब्रैकेट में आएगा आपका 3x-4 फैक्टर और दूसरे में 2x-3। फिर हम लिखेंगे फॉर जीरोस लेट p ऑफ x इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोस हमें निकालने हैं, सीधी सी बात है। तो 3x-4 और दूसरे ब्रैकेट में 2x-3 इक्वल टू 0 बता दूंगा मैं। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, 3x-4 इक्वल टू 0 और 2x-3 इक्वल टू 0। तो 3x यहाँ से हो जाएगा प्लस का 4, यानी x का वैल्यू आया 4/3 और 2x इक्वल टू 3, तो x हो गया 3/2। अब ये दो जीरोस मेरे को मिले जो पॉलिनोमियल हमें दिया था उसके, तो हम क्या करेंगे, एक को ले लेंगे अल्फा और एक को ले लेंगे बीटा। पर हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है वो 1/अल्फा और 1/बीटा से निकालना है। तो मैं अगर 1/अल्फा की बात करूं तो वो क्या होगा, अल्फा का रेसिप्रोकल होगा, सीधी सी बात है। तो देखो 1/अल्फा यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 4/3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, सिमिलरली 1/बीटा भी क्या हो जाएगा, 3/2 का रेसिप्रोकल, तो वो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, विथ जीरोस 1/अल्फा एंड 1/बीटा इज, ठीक है, के ब्रैकेट में x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। और ये कंपलसरी लिखेंगे कि k इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो कभी कभी आधा नंबर एग्जामिनर काट लेता है। वैल्यूज पुट करेंगे, देखो k बाहर ही रहेगा, x² भी सेम बेटा, ये आ जाएगा 3/4 प्लस 1/बीटा इज 2/3 इंटू एक्स प्लस ये आ गया 3/4 और ये आ गया 2/3। ठीक है, और ये ब्रैकेट, तो के x² माइनस, अब अगर इधर बात करूं मैं, देखो 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12, यानी सीधी सी बात है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये 3 यहाँ जाएगा 3 के साथ और 4 जाएगा 2 के पास, डायरेक्टली लिख दो 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो 12, 3 3 जाए 9 प्लस 2 4 जाए 8 और ये x। अब यहाँ देखो 3 3 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि ये सब बातें मल्टीप्लीकेशन में, 2 1 जा 2 2 जा, तो आपको बचा प्लस 1/2, यानी यहाँ से इक्वेशन बनेगा k(x²) माइनस 9 प्लस 8 इज 17x/12 प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से 12 एलसीएम लेंगे, क्योंकि 2 और 12 का एलसीएम आएगा 12, और 12 को मैंने ले लिया बाहर, ठीक है, k के नीचे। तो ये बन गया 12x², ये 1 से ही मल्टीप्लाई होगा और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, वेयर k नॉट इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड में k नॉट इक्वल टू 0 लिखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या कहा है हमसे, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, यानी एपी के कितने टर्म्स है टोटल 50, तो एन इक्वल टू 50 ऑफ विच थर्ड टर्म इज थर्ड टर्म इज 12। ओके गुड, थर्ड टर्म बोला 12 है तो हमने लिख दिया भाई a3 12 के बराबर, एंड लास्ट टर्म इज 106। अब यहाँ समझो एक ट्रिक है, एपी में टोटल टर्म्स कितने हैं 50, यानी जो लास्ट टर्म होगा वो 50th टर्म होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि A50 ही 106 है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लास्ट टर्म है, एपी के टोटल टर्म्स कितने हैं 50, तो सीधी सी बात है कि एपी का लास्ट टर्म A50 ही होगा, और वो हमें कितना दिया है 106। अब देखो A3 इक्वल टू 12 यहाँ लिख देता हूँ, और एक ऐसे लाइन करके बेकार सा लाइन बना इस तरफ लिख देता हूँ A50। अब A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई,
लिख सकता हूँ a प्लस 12d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12, और इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 49d इक्वल टू 106। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? ठीक है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे मेरा पहला जो पर्पस रहेगा वो ए और डी फाइंड करने का रहता है किसी भी सम में, एपी के सम में जो भी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 वी गेट, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब सब्ट्रैक्शन का नियम है, साइन चेंज होती है तो माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक, a माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये क्या होगा, 2 माइनस 49 तो ये हो गया माइनस 47d, और यहाँ से 12 माइनस 106 यानी 106 माइनस 12, बड़े नंबर के साइड नेगेटिव तो माइनस 94, तो 47d इक्वल टू 94, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव साइन गई, तो d इक्वल टू 94 अपॉन 47, d इक्वल टू 2। अब d इक्वल टू 2 आया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह देखो मैं क्या पुट कर रहा हूँ बेटा, 2 इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये बन जाएगा a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो यहाँ से a का वैल्यू आया 12 माइनस 4, a इज 8, a का वैल्यू देख क्या आया 8। पर्पस आधा कंप्लीट हुआ। हमें फाइंड क्या करना है, देखो 29th टर्म, हमें क्या फाइंड करना है, 29th टर्म, a 29 फाइंड करना है। तो a 29 क्या होता है बेटा, a प्लस 28d, ठीक है। अब a का वैल्यू देखो कितना है 8, लिख दिया, 28 तो भाई 28 है, और d का वैल्यू देखो कितना है 2, लिख दिया। तो ये हो गया 8 प्लस 28 इंटू 2, ये बन जाएगा 56, दोनों को जोड़ो कितना आया 64, यानी A29 का वैल्यू आया, A29 का वैल्यू आया 64। हाईलाइट कर दो, 3 नंबर पाओ, आगे बढ़ो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखो सम ऑफ ऑड नंबर्स हमें निकालना है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहला ऑड नंबर क्या होगा 0 के बाद, दैट इज 1, फिर आएगा 3 एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो कितना होगा वो 49, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, देखो अब टोटल नंबर्स देखो कितने हैं 50 हैं, तो सीधी सी बात है 25 ऑड होंगे और 25 कैसे होंगे इवन, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एन लिख सकता हूँ 25 है। अगर नहीं पता तो देखो ए ऑफ एन की फॉर्मूला से मैं एन निकाल देता, पर हमें पता है ना भाई कि 25 ऑड होंगे और 25 कैसे होंगे इवन होंगे, तो मैं एन इक्वल 25 लिख सकता हूँ। ए है मेरा 1 और ए ऑफ एन में मेरा 49, तो सम ऑफ एन टर्म्स की फॉर्मूला लगाऊंगा एन बाय 2, ए प्लस ए ऑफ एन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो एन देखो कितना 25 अपॉन में 2, ए इज 1 प्लस ए ऑफ एन इज 49, तो ये हो गया 25 अपॉन में 2 इंटू में 50, क्योंकि 1 प्लस 49 ठहरा 50, 2 1 जा 2 25 जा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 625, तो एस ऑफ एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 625, सम मिलेगा हमें कितना 625, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है शो दैट a3,0 b6,5 c1,2 एंड d -2,7 आर द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। देखो स्क्वायर के वर्टाइसेस तभी होंगे जब इनकी चारों साइड्स कैसी होंगी इक्वल, और साथ साथ इनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे तभी होगा, ठीक है। तो मैंने अक्सर देखा है बच्चे ओवर एक्साइटेड होकर सम को देखते हैं और सिर्फ साइड्स इक्वल बता करके आ जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा, आपको डायगोनल्स भी इक्वल बताने पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ साइड्स बता के बोलोगे कि ये स्क्वायर है तो ठीक है, आपको 1.5 या 2 नंबर मिल जाएंगे 3 में से, पर वहां पे आपको 1 मार्क खोना पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा डायगोनल्स भी फाइंड करें, और डायगोनल्स को भी इक्वल ही बताना है स्क्वायर के अंदर, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सम को, देखो कैसे। सबसे पहले मैं सपोजिशन कर लूंगा
कि A3, 10 ये है A(x1, y1), B6, 5 is equal to B(x2, y2), C1, 2 is C(x3, y3) और D -2, 7 को बेटा हम ले लेंगे D(x4, y4). ठीक है, अगर सब साइड्स फाइंड करनी है तो सीधी सी बात है, हम जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर निकाल देंगे सबसे पहले। ठीक है, अब AB स्क्वायर देखो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, x2 इज 6 माइनस x1 इज 3 बेटा का होल स्क्वायर प्लस y2 is 5 and y1 is 10. Okay, so this becomes AB square equal to 6 minus 3 is 3 का स्क्वायर प्लस 5 minus 10 is minus 5 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा क्या, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 5 स्क्वायर इज 25। तो ये आ गया 34। अब 34 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको रूट के अंदर जगह दे देंगे, ये बन गया √34 यूनिट्स। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे बेटा, हम फाइंड करेंगे BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर के फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BC स्क्वायर क्या बन जाएगा, देखो वैल्यूज पुट करते हैं सिंपली, 1 x3 इज 1 माइनस x2 इज 6 का होल स्क्वायर प्लस y3 इज 2 माइनस y2 इज 5 का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर BC स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बिकम्स 25 प्लस 9, तो BC स्क्वायर देखो क्या आया 34। तो BC अगेन रूट में जगह दे देते हैं इसको भी, √34 यूनिट्स। अब क्या फाइंड करेंगे, CD। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। CD स्क्वायर की अगर फॉर्मूला लिखनी है तो क्या लिखेंगे हम, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से CD स्क्वायर देखो क्या बनेगा, x4 माइनस 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y4 इज 7 और y3 इज 2, तो 7 माइनस 2। ठीक, तो CD स्क्वायर यहाँ से क्या बन गया, देखो CD स्क्वायर क्या बना, CD स्क्वायर बन गया -3 का स्क्वायर और ये बन गया 5 का स्क्वायर। तो CD स्क्वायर बन गया 9 प्लस 25, CD स्क्वायर 34, फिर इसको रूट में जगह दे देंगे तो बन गया √34 यूनिट्स। ठीक है, नाउ हम फाइंड करेंगे क्या, DA स्क्वायर। ठीक है, DA स्क्वायर या AD स्क्वायर जो आपको सही लगे। फॉर्मूला बनेगी क्या, अगर हम बात कर रहे हैं DA की तो A वाला पहले x1 माइनस x4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y4 का होल स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, x1 है 3 और x4 इज -2, तो 3 माइनस -2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2। ठीक है, ये ख्याल रखना, ये है 3 और माइनस -2 तो 3 प्लस 2 हो जाएगा ना। ये बन गया 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 इज देखो प्रीवियस पेज पे 10 माइनस 7। ठीक है, y1 10 y4 7 का होल स्क्वायर। तो DA स्क्वायर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 7 इज 3 का स्क्वायर। तो DA स्क्वायर बना 25 और ये 9, तो DA यहाँ से आ गया, DA स्क्वायर आया 34, तो DA को हम लिखेंगे √34 यूनिट्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे डायगोनल। तो डायगोनल है AC स्क्वायर, तो AC देखो C क्या है, x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेंदी सम है यार, x3 देखो x3 क्या है 1 और ये आ गया -3 x1। ठीक है, तो 1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y3 देखो क्या है 2 और y1 10, तो ये हो गया 2 माइनस 10 का स्क्वायर।
तो ए सी स्क्वायर यहाँ से क्या आया, देखो बेटा -2 का स्क्वायर और ये आया -8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आया 4 और ये आ गया +64। तो ए सी स्क्वायर क्या मिला 64, अब 68। अब 68 को हम क्या लिख सकते हैं पता है, देखो 68 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो हम लिख सकते हैं 234 जा 217 जा, तो 2 बाहर ले लेंगे तो 2√17 यूनिट्स ए सी। ठीक है, सिमिलरली हम फाइंड करेंगे अभी बी डी स्क्वायर। अब बी डी क्या हो जाएगा, x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, -2 -6, ठीक है, -2, हाँ ठीक है, -2 -6 का स्क्वायर, y4 क्या हो जाएगा, देखो y4 इज 7 -5 का स्क्वायर, 7 -5 का स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर बेटा क्या हुआ, -8 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, -8 स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो बी डी स्क्वायर देखो -8 का स्क्वायर इज 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो बी डी स्क्वायर 68 आया। तो बी डी को हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 2√17 यूनिट्स। तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो ए बी बी सी सी डी डी ए है वो सेम है और ए सी और बी डी भी बराबर है। ठीक है, हेयर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ऑल्सो डायगोनल्स भी इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी, therefore given vertices r of square। ठीक, क्वेश्चन 44 states that prove that length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, यानी यहाँ पे देखो एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और बाहर ये एक्सटीरियर पॉइंट है पॉइंट P, वहां से हमने सर्कल की और टेंजेंट बनाए जो सर्कल को टच कर रहे हैं P A और पॉइंट A और पॉइंट B पर। हमें प्रूव करना है कि ये जो पी ए है वो इस पी बी के बराबर है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि टेंजेंट्स जो हम बाहर के पॉइंट से सर्कल की ओर बनाते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की ओर, वो दोनों इक्वल है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा, डेटा में हमारे पास देखो क्या है, वी हैव अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, a point P lying outside the circle। ठीक है, पॉइंट P lying outside the circle and two tangents PA and two tangents PA and PB, PA and PB on the circle। ठीक है, on the circle from point P। ठीक है, from point P हम लिख देंगे। फिर आगे हमें देखो क्या लिखना है, टू प्रूव में हमें लिखना है पी ए इक्वल टू पी बी, यानी ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूफ की अगर बात करें, प्रूफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन क्या करेंगे, ओपी, ठीक है, ओ ए और हम ज्वाइन करेंगे ओ बी। अब अगर ध्यान दें कि जो एंगल ओ ए पी है, यानी ये वाला एंगल, ठीक है, जब मैं 1 लिख रहा हूं, और ये वाला एंगल ओ बी पी, ये दोनों कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल से, थियरम के हिसाब से। ठीक है, तो एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी पी आर राइट एंगल्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल्स का लेके सिमिलैरिटी प्रूव करेंगे। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये वाला है ट्राइंगल, ठीक है, एंड ट्राइंगल ओ बी पी और ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला ओ ए पी और ओ बी पी। इसमें सबसे पहले हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है,
ओ इक्वल टू अभी क्या लिखेंगे हम, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस है ना भाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ओपी इक्वल टू ओपी, कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन क्या है, ये ओपी। और हम लिखेंगे एंगल ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी, राइट एंगल्स, ये दोनों कैसे हैं, राइट एंगल्स है, ठीक है। तो बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए पी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी पी पे, ओ बी पी के। तो इससे हम लिख सकते हैं कि पी ए इक्वल टू पी बी। रीजन क्या देंगे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, hence proved, hence proved. This completes our question number 44. Now moving on to next question, which is question number 44 में देखो क्या बोला है, a circle is touching the side BC of triangle ABC at P and touching AB and AC extended at Q and R respectively. Prove that AQ is half of perimeter of triangle ABC. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखो सबसे पहले यहाँ पे पूरा जो सवाल है ना, वो पूरा सवाल जो खेला जाएगा वो टेंजेंट वाला थ्योरम के हेल्प से खेला जाएगा। देखो टेंजेंट्स मैं लिख सकता हूँ, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, हमने थ्योरम देखा है पहले, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो देखो मैं यहां से देख सकता हूँ, फिगर की अगर बात करें, फिगर की अगर बात करें तो मैं देखो लिख सकता हूँ, सबसे पहले लिख सकता हूँ कि ए क्यू बराबर ए आर है, लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिख सकता हूँ देखो कि बीपी बराबर बी क्यू है, ठीक, ये वाला बीपी बी क्यू। और इस तरफ लिख सकता हूँ सीपी बराबर सी आर है, लिख सकते हैं ना भाई, सीपी बराबर सी आर है, ठीक। इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है, वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, होगा कि नहीं, सीधी सी बात है होगा। अब ए बी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह ए बी रखो, ठीक। ए बी को अगर लिखना ही है, ठीक है, चलो ए बी को ए बी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो। प्लस बी सी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी पी प्लस पी सी, ये वाला, ये वाला देखो, ये बी पी और ये पी सी, दोनों मिलके क्या बना रहे, बी सी, ठीक है। और सी ए की अगर मैं बात करूं, सी ए, सी ए क्या है देखो, ए आर माइनस सी आर, ये ए आर पूरा, उसमें से ये पोर्शन हटा दो तो हमें क्या मिलेगा, ए सी। तो उसकी जगह मैं लिख रहा हूं ए आर माइनस सी आर, ठीक है, ठीक है। अब देखो ए बी प्लस बीपी की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, बी क्यू, क्योंकि हमने बता रखा है, लिख दो, बहुत बढ़िया। अब पीसी की जगह पीसी लिखो, प्लस ए आर की जगह, ए आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं कि ए क्यू है, ए क्यू है, ठीक है। और माइनस सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीपी, सीपी यहाँ तो पीसी, बात एक ही है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात, ये तो पीसी पीसी गया, ठीक है। अब ए बी प्लस बी क्यू देखो फिगर में क्या है, ये है ए क्यू प्लस हमारे पास ए क्यू, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बन गया टू ए क्यू। तो ए क्यू यहां से बेटा क्या हो जाएगा, देखो टू जाएगा उधर नीचे, तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हैंस प्रूव्ड, ठीक, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स राइट एंगल एट सेंटर, यानी थीटा कितना दिया, 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट माइनर सेगमेंट, सेकंड मेजर सेक्टर। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, चाहे माइनर सेगमेंट चाहे मेजर सेक्टर, हमें सबसे पहले फाइंड तो करना पड़ेगा दो चीजें, वो है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
और दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो होती है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। अब देखो पाई को इन्होंने कहा 3.14 लिखो तो हमने लिख दिया, आर स्क्वायर यानी 10 × 10 एंड थीटा इज 90 अपॉन में 360, तो 90 1 जा 90, 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा, यानी 3.14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो 3.14 इंटू 5 इज 15.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, एरिया है। अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि बातें 90 डिग्री की चल रही है, तो हाफ बेस भी 10 होगा, हाइट भी 10। ठीक है, तो 2 1 जा ये कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर बात करूं मैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो वो देखो बेटा क्या होगा, वो हो जाएगा एक सेकंड 3.14 इंटू 25, मेरे को यहाँ मिस्टेक लग रहा है, एक सेकंड 3.14 इंटू 25 इतना कम नहीं आएगा, यहाँ 3.14 इंटू 25 इज 78.5। ठीक है, यहाँ मिस्टेक थी मेरी, दिस इज 78.5। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पे वापस आते हैं, क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर देखो कितना है 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा कितना है 50, तो आंसर हमें क्या मिला 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मेजर सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये होती है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, तो पाई 3.14 को मैं लिखता हूं 314 अपॉन 100 आर स्क्वायर यानी 10 इंटू 10। ठीक, माइनस इसको ब्रैकेट में रखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है देखो 78.5, तो ये आ गया माइनस में 78.5, 100 से 100 चले जाएंगे, 314 माइनस 78.5। ठीक है, 314 माइनस 78.5, ये वैल्यू आपको आएगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 में देखें, देखो क्या बोला है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखो रेड कलर के किंग है ना, वो कितने होते हैं, टोटल दो होते हैं, दो रेड में होंगे और दो ब्लैक में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट पी ऑफ ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड selected is a king of red color, is a king of रेड कलर। क्या हो जाएगा देखो, अभी अभी बताया मैंने, रेड कलर के किंग कितने होंगे, दो होंगे, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, आंसर में क्या आएगा 1/26, 1/26। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें, रेड फेस कार्ड, देखो फेस कार्ड रेड के कितने होंगे 4, तो लेट पी ऑफ बी द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ रेड फेस कार्ड। तो पी ऑफ बी बेटा देखो क्या हो जाएगा, रेड फेस कार्ड कितने होंगे 4 नहीं होंगे 6 होंगे, कितने होंगे 6। ठीक है, तो 6/52, 2 3 जा और ये 2 26 जा, आंसर इज
3/26। और थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड्स देखो कितने होंगे, क्वीन ऑफ डायमंड्स होंगे 1/52। लिखेंगे कैसे, लेट P of C be the probability that card is a queen of diamonds, is a queen of diamonds। तो P of C देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से कितनी होती है, क्वीन ऑफ डायमंड्स की अगर बात करूं तो एक ही होगी, अपॉन में 52। ये है आपका आंसर, ठीक। सो दिस कंप्लीट्स अवर सेक्शन सी ऑफ पेपर नंबर 2। ओके।